हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ जैसे ही युहाओ किसी तरह का मंत्र को पढ़ाना शुरू कर देता है तो इसके सोल रिंग्स बाहर निकल कर आ जाते हैं और इन्हीं सोल रिंग्स के साथ साथ में ग्रे बॉल की एक शेडो भी अपीयर होती है। और ग्रे बॉल को देख के युहाओ कहता है, टीचर आपको दोबारा देख के काफी अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि यह जो काले बादल चारों तरफ छा गए थे और यह अब छटना शुरू हो गए होते हैं और इनके अंदर से अब सूर्य की किरणें भी आने लगी थी और युहाओ के अंदर यह सारी सनलाइट जाने लगती है और युहाओ काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठी भी करता है, जिस वजह से इसके अंदर से अब काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइट और अब बाहर निकल रहा होता है। और फिर यह अपने हाथ से इन दोनों की फाइट के ऊपर अपनी लाइट डालने लगता है और युहाओ के इस लाइट की वजह से सोल बीस्टों की यह जो इविल स्पिरिट होती है यह इस लाइट को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और यह डिसअपीयर्ड होने लगते हैं, जिसे देखकर हेडमास्टर लिंगर भी काफी हैरान होती है और यहाँ तक कि सियो पैंग भी काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाता है। और इसके पास में जो सोल बीस्ट की इविल स्पिरिट थी वो भी डिसअपीयर की वजह से यह काफी हद तक ये खुद भी काफी कमजोर हो जाता है और इसी वजह से इसे भी अब चिंता होने लगी थी। और तभी हेडमास्टर लिंगर इस मौके का फायदा उठा के अपने स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सियोपैन के ऊपर कर देती है और इनका यह अटैक वाकई में सियोपैन को काफी जोर से हिट करता है, जिस वजह से ये काफी पीछे तक आ जाता है और यह काफी हैरान भी होता है क्योंकि इसकी बॉडी में से अब डार्क और बाहर निकलने लगा था। और यह हैरान होते हुए कहता है, आखिर यह पावर कैसी है? तो युहाओ बताता है कि यह लाइट की पावर है। और इस तरह ब्लैक होली ड्रैगन भी काफी हैरान होता है और यह कहता है, यह उतना भी सिंपल नहीं है क्योंकि पावर के अंदर इतनी ज्यादा उछाल आ जाने की वजह से इसने यहाँ तक कि इविल स्पिरिट्स को भी डरा दिया है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस फोर्स को तुमने अभी इस्तेमाल किया है उसे क्या कहते हैं? तो युहाओ बताता है, इसे प्यूरिफिकेशन पावर कहते हैं। और युहाओ मन में कहता है, ना जाने क्यों लेकिन मैं इस चीज को इनसे छिपा नहीं पाया। और युहाओ ने इलेक्ट्रोलिक्स की पावर को यूज किया इविल एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए और यहाँ तक कि वैसे किसी ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन जब बात इविल स्पिरिट मास्टर्स की आती है तो यह उन्हें पूरी तरीके से काबू में करने लगती है। और फिर ड्रैगन एम्परर कहता है, मैं हार चुका हूँ और वादे के अनुसार मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर चलो अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो युहाओ कहता है, हाँ ठीक है, हम नीचे चल के फाइट कर सकते हैं। और इस तरफ हेडमास्टर लिंगर हेडमास्टर यान के पास आके कहती है, ये तो अनफेयर है ना, क्योंकि यहाँ तक कि अगर ड्रैगन एम्परर सेम स्पिरिट पावर को भी इस्तेमाल करते हैं तब भी उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ और स्पिरिट पावर होगी वो युहाओ से काफी परे होगी। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि युहाओ इनके खिलाफ जीत जाए? तो हेडमास्टर यान कहते हैं, हमें युहाओ के ऊपर भरोसा रखना ही होगा और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके एक्शन इम्पल्सिव नहीं है, बल्कि इसका ये जो डिसीजन है लगता है कि इसने उसे काफी सोच समझ के लिया है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। इस चीज पर भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो असल में तुम्हारी मदद कर सकता है स्कॉर्पियन टाइगर को पहले हराने में। और फिर हेडमास्टर लिंगर कहती है, कुछ भी क्यों ना हो हमें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और फिर हेडमास्टर लिंगर कहती है, यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को भी दाव पर लगाना पड़े तब भी मैं किसी को भी अपने लिटिल जूनियर को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। और टीचर भी इस चीज के लिए मुझ पर विश्वास करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चारों ही ग्राउंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद हुआ युहाओ और यह ड्रैगन एम्परर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और तभी हम युहाओ के अंदर से ओरा बाहर निकलते हुए देखते हैं और युहाओ को ऐसा करता देख ड्रैगन एम्परर कहता है, ये तो हेवन और मैन की यूनिटी है और इतनी कम उम्र में इसकी मेंटल स्पिरिट पावर कितने हाई लेवल पर पहुँच गई है। और अब लगता है कि मुलाव ने वास्तव में एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसेबल को पाला है। और तभी हम युहाओ की थर्ड आई को ओपन होते हुए देखते हैं, जो कि आई ऑफ डेस्टिनी होती है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है और यह काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और फिर यह हैरान होते हुए मन में कहते हैं, बस इसकी इन दोनों आँखों में देखने से ही मुझे असल में हल्का हल्का का डर महसूस होने लगा है। हम देखते हैं कि युहाओ ड्रैगन एम्परर का सामना करने के लिए ग्राउंड पर आ गया होता है और फिर यह काफी तेजी से ड्रैगन एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उनके ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच कर देता है। इससे वहाँ पर काफी तगड़ा ब्लास्ट तो होता है, लेकिन ड्रैगन एम्परर बड़े ही आसानी से युहाओ की पंच को रोक लेते हैं, जबकि इस तरफ युहाओ थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि इसने अपना इतना खतरनाक अटैक किया था
लेकिन ड्रैगन एम्परर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, इसलिए ये तुरंत ही आइस एम्प्रेस फ्यूरी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा आइस एम्प्रेस की पावर निकलने लगती है। और युहाओ की एब्सोल्यूट आइस को देख के ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है, जबकि हमारे युहाओ का पूरी तरीके से मुंह उतरा हुआ होता है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है, बस ये 2 ही मूव्स छोटू, शायद तुम्हें उस रिंग को पीछे छोड़ जाना चाहिए। और युहाओ सोचता है, मेरी पूरी स्ट्रेंथ भी यहाँ तक कि इन्हें 1 इंच भी हिला नहीं पाई, और यह कोई ऐसे अपोनेंट नहीं है जिसे मैं नॉर्मल मेथड या नॉर्मल टेक्निक से हरा सकूं। और तभी युहाओ स्नो एम्प्रेस की रिंग को इस्तेमाल करता है और यह ड्रैगन एम्परर के ऊपर फ्रोजन पाम चिल से अटैक कर देता है। और ड्रैगन एम्परर युहाओ के पाम को अपने हाथ से रोकते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या है? ये तो पाम स्पिरिट टेक्निक है। और हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस की चिल इनके हाथ के अंदर जाने लगती है और इस चिल को अपनी बॉडी के अंदर जाता देख ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी युहाओ आइस एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से युहाओ ने जहां पर अपना पाम टच किया था वो जगह ब्लास्ट करने लगती है। और इस चीज को देख के ये समझ जाते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर यह इसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ एम्परर स्वॉर्ड अनराइवल्ड एब्सोल्यूट आइस से एक और अटैक कर देता है और युहाओ ने यह अटैक सीधे इनके प्राइवेट पार्ट पे किया होता है। और युहाओ की इतनी गिरी हुई हरकत को देख के इन्हें गुस्सा तो काफी आ रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ काफी डर भी लग रहा होता है। और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा आइस एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्नो ही स्नो फैल जाती है। और इस मिस्ट के बीच में हेडमास्टर यान काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर युहाओ ने अभी किस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिससे यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर 10 मीटर तक पीछे चले गए हैं। और यह चीज तो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये ज्यादा बूझकर किया गया था। और हम हेडमास्टर यान को देखते हैं जो काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर युहाओ ने अभी किस टेक्निक को इस्तेमाल किया जिससे यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर 10 मीटर तक पीछे चले गए हैं। और यह चीज तो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। और इस तरफ हम ड्रैगन एम्परर को थोड़ा परेशान देखते हैं और यह अपने हाथ में से उस चिल को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। और हेडमास्टर यान खुश होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ और पक्का युहाओ ने 2 टेक्निक्स को एक ही लम्हे में एक साथ इस्तेमाल की होंगी जो कि अलग स्पिरिट टेक्निक्स थी। और इस तरफ हम युहाओ को देखते हैं जैसे खून की खांसी आ रही होती है और इस चीज को देख के हेडमास्टर यान भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि जूनियर क्या तुम ठीक हो? तो युहाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, ये तो बस स्पिरिट पावर शॉक वेब की वजह से ही हुआ है, जिस वजह से मेरी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा भार आ गया था, लेकिन खून की खांसी करने के बाद अब अच्छा महसूस हो रहा है। और ड्रैगन एम्परर मन में कहते हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ा और इमेंस पावर के इम्पैक्ट की वजह से मेरी बॉडी इसे सह नहीं पाई जो कि इसकी वजह से उत्पन्न हुई थी। और फिर ड्रैगन एम्परर कहते हैं, तुम जीत गए और असल में तुम्हारे पास तो एक अल्टीमेट स्पिरिट एजेंस भी है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है। मुलाव ने अपने मरते समय में भी तुम्हें जो अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट किया और तुम्हारे लौटने की इस जर्नी में अब कोई और बाधा नहीं मिलेगी। सियोपैंग, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो युहाओ कहता है, एल्डा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरफ हेड मास्टर यान मन में कहते हैं, ड्रैगन एम्परर हार चुका है युहाओ के एम्परर स्वर्ड का सामना न करते हुए जो कि उनके लोअर एब्डोमेन में जाके लगी थी। ओरिजिनली वो इसे हेड ऑन झेल सकते थे, लेकिन अपनी मेनली प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अनकॉन्शियसली पीछे हट गए और परंपराओं पर कायम नहीं रहना। जूनियर, सच में तुम में कुछ तो बात है। और तभी हम देखते हैं कि एक और ग्रुप यहाँ पे आ जाता है जो कि और किसी का नहीं मास्टर शैन का होता है। और शैन को यहाँ पर आता देख हेडमास्टर यान कहते हैं, देख के ऐसा लगता है कि हमारी रेनफोर्समेंट यहाँ पर आ गई है। और शैन हुआ युहाओ के पास आके पूछते हैं, युहाओ क्या तुम ठीक हो? तो युहाओ कहता है, मास्टर शैन मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी शैन सियोपैंग और ड्रैगन एम्परर को यहाँ से जाते हुए देखते हैं, लेकिन इन्हें पहचान नहीं पाते हैं और कहते हैं कि कौन है वो, और जो भी हो उसके अंदर काफी इमेंस पावर है। तो युहाओ बताता है, शैन वो ड्रैगन एम्परर है। और इस चीज को सुन के शैन कहते हैं, ड्रैगन एम्परर ये अब भी जिंदा है? और ये इसी के बारे में सोचते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुलाव के इक्वली फेमस एसिस्टेंसिया में आज दिन तक अब भी कोई जिंदा होगा। और युहाओ हैरान होते हुए कहता है, ड्रैगन एम्परर को मैंने बार बार मुलाव के बारे में बात करते हुए सुना है, तो क्या इन दोनों का किसी तरीके से एक दूसरे से नाता है? और ऐसा भी इनके बीच में क्या हुआ है? तो शैन बताते हैं, इस कहानी को बताए हुए काफी लंबा समय हो गया है। ये दोनों ही किसी समय पर काफी करीबी दोस्त थे और अपोनेंट भी। और बस इतना ही नहीं बल्कि यह तो लव राइवल्स भी थे। और लव राइवल्स का सुन के युहाओ चौंक जाता है और शैन कहते हैं, ये कहानी दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों की है।
इसे इसलिए लेजेंड स्टोरी भी कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से ग्रेड से भरी हुई है। अगर बस हम उनके विवाद की बात करें तो वो काफी गहरा है और उन दोनों का रिलेशनशिप न सिर्फ अपोनेंट्स और फ्रेंड्स का था, बल्कि यहाँ तक कि वो लव राइवल्स भी थे। और मुलाव का जन्म ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ हुआ था, जो कि 10,000 सालों से मौजूद है। और जब उनकी उम्र की हुई थी तो उनकी सोल पावर 69 रैंक पर पहुंच गई थी और उस समय उनके लिए यह एक नेचुरल गिफ्ट था और यहाँ तक कि अब तक कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है। और ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन से लेकर रेडियंट होली ड्रैगन तक का सफर तय किया और वो दुनिया की टॉप क्लास स्पिरिट एजेंट्स को भी पोजेस करते थे। और उस साल मुलाव ने शेरेक टीम को लीड किया था हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के इंटर स्कूल स्पिरिट टूर्नामेंट में। और उस टूर्नामेंट के दौरान ही मुलाव ड्रैगन एम्परर से भी मिले थे और तो और एक और यंग वुमेन स्पिरिट मास्टर यह जुई सुई से भी मिले थे। और ये तीनों ही एक दूसरे की काफी इज्जत भी करते थे और धीरे धीरे करके ये तीनों ही एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त बन गए। और टूर्नामेंट के बाद वो आपस में लड़ते थे, कल्टिवेट करते थे और साथ में ही ट्रेवल भी करते थे। और ऐसे ही 10 साल बीत गए और वो तीनों ही ग्रैंड सोल मास्टर बन गए। और उन 10 सालों में इन दोनों में ही जुई सुई के प्रति फीलिंग्स हो गई थी, जिनसे अलग हो पाना काफी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने प्यार को अपने दिल की गहराइयों में दफना दिया। और क्योंकि ये दोनों ही भाइयों जैसे थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने फाइनल चॉइस जुई सुई को दी। इसलिए उस दिन ये दोनों साथ में जुई सुई के पास गए और एक ही समय पे इन दोनों ने ही उससे कन्फेस किया। लेकिन जुई सुई को डिसीजन लेने में काफी मुश्किल हुई, क्योंकि ये दोनों को ही पसंद करती थी, क्योंकि इन दोनों की ही कल्टिवेशन और पर्सनैलिटी काफी हद तक एक जैसी ही थी। इसलिए जुई सुई ने एक प्रस्ताव रखा कि 1 साल बाद ये दोनों ही फाइट करेंगे और जो कोई भी उस फाइट को जीतेगा उसे ही यह डेट करेगी। और इस बात को सुन के युहाओ भी काफी चौंक जाता है और कहता है, सीरियसली दिल के मसले को इस तरीके से डिसाइड किया गया? तो शैन कहते हैं शायद तुम भी एक दिन ऐसे ही सिचुएशन में पड़ो। और वैसे भी यह मैटर श्रेक एकेडमी का ट्रेडिशनल गया है। और फिर युहाओ पूछता है, आखिर फिर अंत में कौन जीता? तो शैन बताते हैं, कोई भी नहीं। और आखिरकार मुलाव और ड्रैगन एम्परर इन दोनों की ही प्यार की चाहत आखिर में रैशनल से नहीं जीत पाई और ये दोनों ही यह सोचते रहे कि यह जुई सुई दूसरे वाले के साथ है, जबकि जुई सुई ने तो जोयस स्पोर्ट पर 3 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी वहाँ पर नहीं आया। और उसका दिल जो अपेक्षाओं से भर रखा था वो पूरी तरीके से दुख, शौक और असंतोष में बदल गया। और कुछ समय तक रोना धोना करने के बाद मुलाव और ड्रैगन एम्परर ने डिसाइड किया कि वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करेंगे। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि यह अपने सैड पास्ट को याद नहीं करना चाहते थे। और ऐसे ही 10 साल बीत गए और मुलाव और ड्रैगन एम्परर ने अपनी अपनी फैमिलीज बना ली। और अचानक से एक दिन शेरेक एकेडमी में जुई सुई मुलाव को चैलेंज करने आ गई। और क्योंकि जुई सुई का कल्टिवेशन काफी ज्यादा एडवांस हो गया था, इसलिए मुलाव को उससे लड़ने के लिए सर जेम्स डिसेंट के ऊपर निर्भर होना पड़ा। और तो और मुलाव इस चीज से भी काफी ज्यादा हैरान थे कि जुई सुई का जो स्पिरिट एजेंट्स है उसमें अब एविल ओरा भी है। और ग्रैंड मास्टर ने बताया कि जुई सुई एक ईविल स्पिरिट मास्टर बन चुकी है, इसलिए यहाँ तक कि वो तो उसके कल्टीवेशन को भी खत्म कर देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन मुलाव की दलीलों के कारण उन्हें जुई सुई को श्रेक एकेडमी के अंदर हिरासत में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि 10 दिनों बाद श्रेक एकेडमी पे एविल स्पिरिट मास्टर्स का एक ग्रुप अटैक करके जुई सुई को रेस्क्यू कर लेंगे। हालांकि जब ग्रैंड मास्टर और एविल स्पिरिट मास्टर के ग्रुप भिड़े थे, जिस वजह से इन दोनों ही ग्रुप्स को काफी हैवी वन से भी सफर करना पड़ा। और जुई सुई जाने से पहले जिस नजर से मुलाव को देखी थी वो पूरी तरीके से नफरत से भर रखी थी। और मुलाव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जुई सुई के साथ ऐसा कैसे हो गया और वह इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर के इंजरी से रिकवर हो जाने के बाद एक बारी वापस से ड्रैगन एम्परर से मिलने के लिए वापस गए और इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक तकरार हुई और अंत में इन दोनों को ही काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। और उस फाइट के खत्म हो जाने के बाद इन दोनों ने बात करी उस समय के दौरान कि उस समय क्या हुआ था। और जब इन दोनों को पता चला कि इन दोनों ने ही एक ही डिसीजन लिया था, तो ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक गए थे। और फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि जुई सुई को ये ढूंढ के सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे और यह भी क्लियर कर देंगे कि उस साल क्या हुआ था। और उस समय एक बारी वापस से कॉन्टिनेंट के अंदर ट्विन होली ड्रैगन्स ब्लैक और व्हाइट ड्रैगन एक बारी वापस से दिखाई दिए। और जब ये दोनों ही जुई सुई से दोबारा मिलने पहुँचे तो इन दोनों को ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि जुई सुई के जो बाल थे वो पूरी तरीके से ग्रेश व्हाइट में बदल चुके थे और उसके चारों तरफ एक काफी खतरनाक एविल ओरा भी था।
और किसी भी एक्सप्लेनेशन का इंतजार किए बिना जुई सुई ने तुरंत ही इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और ये दोनों ही काफी तगड़े तरीके से दंग रह जाते हैं जब ये देखते हैं कि जुई सुई का जो कल्टिवेशन और एबिलिटीज है उसने इन दोनों को ही सरपास कर दिया है और ये दोनों ही उसके मुकाबले के नहीं रह गए थे। और यहाँ तक कि ये दोनों ही काफी बुरी तरीके से हारे थे और काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गए थे। हालांकि उसने इन दोनों को ही नहीं मारा बल्कि इसके बजाय ये पूछा कि उस साल इन दोनों ने इसे ह्यूमिड क्यों किया था और फिर इन दोनों ने ही मुस्कुराते हुए अपनी अपनी कहानी सुनाई। और शुरुआत में तो जुई सुई को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही मौत की कगार पर खड़े हैं तो ये तो संभव नहीं हो सकता है कि ये दोनों झूठ बोले, इसलिए इसे इन दोनों की ही बातों पर विश्वास था। और उस साल जुई सुई ने कहा था कि 3 आदमियों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और जुई सुई ने बताया कि इसने इन दोनों का 3 दिनों तक वहाँ पर इंतजार किया, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं आया और इतनी ज्यादा ह्यूमिड हो जाने की वजह से इसने डिसाइड किया कि यह अपना बदला लेगी, इसलिए इसने टायरलेसली कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया। हालांकि यह काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गई थी कल्टिवेशन के दौरान, इसलिए इसने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन एक एविल स्प्रिट मास्टर ने इसे बचा लिया था जो कि उसका हस्बैंड भी बना था। लेकिन इस वजह से जुई सुई का जो एस्पेट एजेंस था वो भी बदल गया और जिस समय इसके हस्बैंड ने शेरक एकेडमी से इसे बचाया था उस समय ये काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और लौटने के कुछ समय बाद ही यह मर गया था। और अब जब चीजें स्टेज पर पहुंच गई थी तो मुलाव और ड्रैगन एम्परर इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों क्या करें। और जुई सुई ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही शपथ लो कि तुम दोनों आज के बाद एक दूसरे को अपना भाई नहीं कहोगे और 10 साल बाद तुम दोनों ही मरते दम तक लड़ोगे। और क्योंकि जुई सुई की पर्सनैलिटी पहले ही बदल चुकी थी, लेकिन ये दोनों ही काफी ज्यादा गिल्टी थे और जिन फीलिंग्स पहले अपने दिलों में दफना दिया था, इसलिए ही वो इन दोनों को ही प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर कर पाए। 10 सालों बाद ये दोनों ही मरते दम तक लड़ेंगे और उस समय ही ये दोनों 100 साल के हो गए थे और अगले सालों में ये दोनों ही ट्रांसजेंडर भी बन गए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका अगला पार्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी करूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले